पिछले कुछ हफ्तों में ना जाने कितने बार रिश्तेदारों ने, मेंबर्स ने, व्यूअर्स ने ये बात पूछा कि भाई ये बताओ कि अंदर की खबर क्या है, किसको कितना मिलने वाला है। मेरे ख्याल से हर पत्रकार को भी ये सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे लोगों को बोलते भी हैं कि हाँ हाँ हमको सब कुछ पता है। और ये एग्जिट पोल में भी लोग अपने नंबर्स हाँकने लगते हैं, एग्जिट पोल पर आते हैं और वो कौन सी बड़ी फ्रॉड है उस पर भी आते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं कि देशभक्त पर हमने एक ही चीज बोला था कि इस देश में, इस महान देश की जो पॉपुलेशन है उसको सेकंड गेस मत करो, उसकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत करो और ये मत सोचो कि तुम वोटर से ज्यादा जानते हो। हमारे देश में इलेक्शन प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ये साइंस नहीं है, गेस वर्क हो सकता है एट द वेरी मैक्सिमम। समथिंग जो कि मेरे ख्याल से एग्जिट पोल वाले भूल गए थे। आज के एपिसोड में, और अभी तो लंबा एक सिलसिला चलेगा एपिसोड्स का, लाइव स्ट्रीम्स का, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो आज हमने इलेक्शन रिजल्ट देखा है 2004 के बाद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इलेक्शन रिजल्ट रहा है। और 2004 का इलेक्शन जिन्होंने देखा है उनको मालूम है कि भैया हमारे पॉपुलेशन से अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, चाहे तो पॉलिटिशियन हो या एग्जिट पोल पंडित हो। और इलेक्शन कैसे पैन आउट किया है, मेजर लर्निंग्स क्या है, पहले एपिसोड में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इलेक्शन के अलग अलग आकलन भी होंगे और दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जल्दी से बता दूं कि अभी, और देखिए सिचुएशन अभी भी चेंज हो सकता है, ऐसे 15-20 सीट्स अभी भी हैं जो 2% मार्जिन से चल रहे हैं, तो अभी भी क्लोज सीट्स बहुत हैं। लेकिन ब्रॉडली रिजल्ट जो है, जो ट्रेंड्स हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। एनडीए 294, जो कि एनडीए बोला जा रहा था कि 400 पार करेगा, वो अब 300 पार भी नहीं कर रहा है फिलहाल ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन 350 का तो कभी भी नहीं कर पाएगा चाहे ट्रेंड्स पलट भी जाए। इंडिया अलायंस इज एट 232 और अदर्स इज एट 73, 231 इंडिया अलायंस एंड 232 के बीच में और अदर्स एट 17। तो ये जो एक फ्रेमवर्क बन रहा है उसमें एक चीज साफ दिख रहा है, आएगा तो मोदी ही, लेकिन इतना बड़ा मोदी, इतना बड़ा मोदी या इतना बड़ा मोदी इन द थर्ड फेज। क्यों बोल रहा हूं कि मोदी का जो स्टेचर है वो छोटा हो जा रहा है? क्योंकि जब ट्रेंड्स एस्टैब्लिश हो गए हैं, 543 ट्रेंड्स जब एस्टैब्लिश होकर, जब काउंटिंग रिपीटेड हो चुकी है, अगर कुछ छोटे मार्जिन्स को आप छोड़ दो तो 244, 245 बीजेपी, अकेले बीजेपी 272 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव था बीजेपी के लिए। 303 का जब आंकड़ा उन्होंने 2019 में क्रॉस किया था। एलाइज की जरूरत है नहीं, चलो तुम्हें आना एनडीए में, रहना है रह लो। अब एनडीए एलाइज के बिना नहीं चल सकते हैं नरेंद्र मोदी। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी बात कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में फिलहाल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 240 से कम होगा तो शायद वो भी प्रॉब्लम हो सकती थी, 230, 240, लेकिन 244 अभी दिखा रहे हैं ट्रेंड्स एज ऑफ नाउ। अब इससे हमें समझ में क्या आता है, बड़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्या है इलेक्शन में, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए थोड़ी सी स्टेट्स को समझना होगा और कितना बड़ा फ्रॉड है ये एग्जिट पोल, उसको सबसे पहले तो एग्जिट पोल के फ्रॉड को आप साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए किस तरीके से मार्केट पहले 2 दिन उछाल आया और अब इतनी बुरी तरीके से क्रैश किया। खरबों अरबों लोगों ने अपने पैसे लगाए होंगे एग्जिट पोल देखकर, या फिर अमित शाह ने बोला था और नरेंद्र मोदी ने बोला था कि चलो तुम स्टॉक खरीद लो, तो आजकल सब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए हैं। सेफोलॉजिस्ट भी बोलते हैं स्टॉक खरीद लो, नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं स्टॉक खरीद लो, अमित शाह भी बोलते हैं स्टॉक खरीद लो। खरीदिए और फिर अपनी पैंट खो जाइए तो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की आज पैंट फायर पे आ गई जब मार्केट गिरा, लेकिन ये एज अ स्टॉक मार्केट जो शॉक पे गिरा वो अपने आप धीरे धीरे अब वापस भी उठ रहा है। जिन्होंने पैसा लगाया गलत टाइम पर, उनका हो गया स्वाहा पैसा। अब आते हैं एग्जिट पोल पंडित्स, जो कि सबसे बड़े फ्रॉड हैं। मेरा तो कहना है कि उन्हें, अच्छा चलिए चौराहे पे खड़ा कर दो, लेकिन चौराहे पे बस धूप में खड़ा कर दो। मेरा यही कहना है कि कम से कम इन सारे पोल पंडित्स को निकाल के चौराहे पे 1 घंटे के लिए इस गर्मी दिल्ली के तपती धूप में खड़ा कर दो, तो थोड़ा अकल ठिकाने आएंगे। क्योंकि ये टॉयलेट पर बैठकर एग्जिट पोल बना रहे थे, ये बात एकदम साफ हो चुकी है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, खासकर कि एक्सेस माई इंडिया। वैसे तो एग्जिट पोल को मैं टॉयलेट पेपर का भी दर्जा नहीं देता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक्सेस माई इंडिया है, और इस पर हमने एपिसोड भी बनाया था कि एक्सेस माई इंडिया ने तो बड़ा साइंटिफिक तरीके से हर कंस्टिट्यूएंसी में जाकर मल्टीपल स्कैनिंग करके अपना रिपोर्ट बनाया है। वो चीज अब साफ हो चुकी है कि बड़े बड़े पोल पंडित भी फ्रॉड कर रहे थे, सब अपने कमरे में बैठकर ढकोसला और कैलकुलेशन कर रहे थे। कोई किसी ने इन डेप्थ स्कैनिंग नहीं की, कोई किसान के पास नहीं गया, कोई दलित के पास नहीं किया, कोई महिला वोटर के पास नहीं गया। नहीं तो आंकड़े इतने गलत नहीं आ सकते हैं, 10, 20, 30, 50 तक मान सकता हूं, इतने आंकड़े गलत नहीं आ सकते हैं। जल्दी से याद दिलाने के लिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया पोल 361 to 401 है। आज
प्रदीप गुप्ता जी अभी इंडिया टुडे के स्टूडियो में रोते हुए नजर आए, लेकिन उस दिन तो 2 दिन 3 पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनका जो साइंटिफिक तरीका है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अब फूट फूट कर रो रहे हैं। रोइए मत, या तो बोल दीजिए कि भैया ये मैं जो कर रहा था ये गेसवर्क ही था, इसमें कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, या तो ये बोलिए कि हम ये सब सेफोलॉजी वगैरह करेंगे ही नहीं, ये सब ढकोसला है। उसके बाद आता है न्यूज टुडे चाणक्य, ये तो फिर मोदी वंदना में और भी आगे चले गए, 385 टू 415। अरे बीजेपी ने बोला था 400, ये तो 415 तक चले गए, इतनी ज्यादा भक्ति थी। रिपब्लिक की भक्ति पी मार्क के साथ 359 पर थी। और सी वोटर, एक और भाई साहब हैं ये सी वोटर यशवंत देशमुख, ये भाई साहब ने कितने गलत पोल किए होंगे, लेकिन गलत पर गलत पोल करने के बाद वापस आ जाते हैं डींगे हाँक हाँक के। 353 टू 383 दिया इन्होंने। और उसके बाद प्रदीप भंडारी भी हैं, जन की बात, जो घूम घूम के रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने घूम घूम के जन की बात में रिपोर्टिंग किया। 366 टू 392, हाल ही में मेरे ख्याल से जी न्यूज से भी निकाल दिए गए थे। एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां बोलते हैं 366 टू 392। अब ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है बोलना कि कभी कभी जब हम एग्जिट पोल देखते हैं तो किसी का आकलन ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। इस बार जो एग्जिट पोल में देखना गया वो तो एकदम अलौकिक था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी अलौकिक हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास। तो इन लोगों ने भी अलौकिक शक्ति लगा के बोला कि बीजेपी का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा एग्जिट पोल में वो उनके 352 के आंकड़ों से ऊपर होगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो भी बीजेपी पिछले बार से ज्यादा अच्छा कर रहा था इनके अकॉर्डिंग, एनडीए पिछले बार से भी अच्छा कर रहा था इनके अकॉर्डिंग। तो ये तो रही सच्चाई जहां तक एग्जिट पोल की बात है। अब जरा ग्राउंड पर भी सच्चाई पर आ जाएं कि इन्होंने जो सोचा, इन्होंने जो किया वो कितना गलत था। सबसे बड़ा अपसेट और सबसे बड़ी लर्निंग हुई है इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से, क्योंकि होता यह है कि आप सोचते हो कि भाई ठीक है 2 इलेक्शन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को 80 में से 71 मिले थे 2014 में, 80 में से 76 मिले थे 2019 में। इस बार तो बात हो रही थी कि 80 से 80 हम पूरा ही कर लेंगे, क्योंकि जनता तो गधा है और उनका तो सी काटना बहुत आसान है। राम का नाम ले लो और जनता आपको वोट दे देगी। कुछ हद तक दिया, जनता की भी श्रद्धा है, जनता की भी भक्ति है, जनता ने भी माना। लेकिन कितने दिनों तक आप उनको भक्ति से और धर्म के नाम पर डराते रहोगे और उनको बेसिक सुविधाएं नहीं दोगे? कितने दिनों तक उनका शोषण करोगे? कितने दिनों तक उनका कितने दिनों तक वो आपका एरोगेंस देखेंगे? और इसीलिए यूपी में एनडीए 39 और इंडिया अलायंस 40 पर। यह किसी एग्जिट पोल ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इंडिया अलायंस 39-40 पर चले आएगी यूपी जैसे शहर में, और अयोध्या में बीजेपी हार जाएगी। तो एक बहुत क्लियर रीडिंग आ रही है इस इलेक्शन रिजल्ट से। पहला वेरी क्लियर रीडिंग, धर्म के नाम पर लोगों को गधा बनाना बंद करो, लोगों के आस्था के साथ खेलना बंद करो। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस इलेक्शन के बाद शायद हिंदुओं को इन पॉलिटिशियन से बचाया जा सके जिन्होंने हिंदू धर्म को एक पॉलिटिकल टूल बना के रखा है। तो यह सबसे पहला लर्निंग है कि धर्म के नाम पर लोगों को ज्यादा दिनों तक, चलो कुछ साल तक तो किया आपने, लेकिन इनडेफिनेटली भी गधा नहीं बना सकते हो। दूसरी जगह जहां एग्जिट पोल बहुत ही गलत साबित हुए वो था महाराष्ट्र में एनडीए 18, इंडिया अलायंस 29। तो बहुत कड़ा टक्कर दिया है अलायंस ने। तो महाराष्ट्र में इन लोग होप कर रहे थे कि भैया हमने तो तोड़ दिया है शिवसेना को, अब तो ये डीमोरलाइज हो जाएंगे, अब तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो डीमोरलाइजिंग की स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं कर पाई। इंडिया अलायंस ने, उद्धव, कांग्रेस सबने अच्छा काम, एनसीपी सबने अच्छा काम किया है। इंडिया अलायंस एट 29, एनडीए एट 18। बड़ा स्टेट यूपी, बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट। अब आते हैं तीसरे बड़े स्टेट पर, वेस्ट बंगाल पर आते हैं और देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या किया था। एक्सिस माई इंडिया ने 29 टू 31 सीट्स दिए थे। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है 29 टू 31 सीट्स दिए थे। मिले कितने? मिले एनडीए को 12 सीट्स एज ऑफ नाउ, और टीएमसी को अभी मिल चुके हैं 29। तो टीएमसी काफी आगे हो गया है जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है। तो यूपी में 64 टू 67 दिया था एक्सिस माई इंडिया ने, आधा नंबर आया। बंगाल में इतना ज्यादा बढ़ा के नंबर दिया था, आधा से भी कम आया। महाराष्ट्र में 28 टू 32 दिया था, वो नंबर नहीं आया। तो बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, मैं छोटे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, एस्टैब्लिश स्टेट्स थे, जो मेक और ब्रेक स्टेट्स हैं, उनमें इतनी बड़ी गलती की है एक्सिस माई इंडिया ने। और ये 1-2 स्टेट्स में अगर गलती की होती तब भी समझ में आता। अब आते हैं बिहार में, कॉम्प्लिकेटेड मामला डेवलप हो रहा है। बिहार में जो हो रहा है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि
एनडीए 32 पर है। नीतीश बाबू ने फिर से बाजी मार ली, जेडीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है वापस आने के लिए। उनका तो सुपड़ा साफ हो गया था, 8 पर है अभी। तो अब कोशिश यह बात हो रही है कि नीतीश बाबू क्या वापस आ सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ। तो उस पर एक कंस्पिरेसी थियरी और उस पर एक पॉलिटिक्स अभी गरमाई हुई है। तो मैंने इसीलिए कहा था अभी एक लंबा सिलसिला चलेगा एपिसोड्स का, कॉन्वर्सेशन का और देशभक्त पर न्यूज अपडेट्स का, क्योंकि ये इलेक्शन काफी दिलचस्प अब बन चुका है। लेकिन यहां भी जो प्रिडिक्शन था उससे काफी अलग है। तमिलनाडु में अगर आप देखें सुपड़ा साफ, ऑल्दो बोला तो गया था कि नहीं तमिलनाडु में ज्यादा परफॉर्मेंस होगा, 4 सीट तक मिल सकती हैं, एक्सेस माई इंडिया ने बोला था, लेकिन एनडीए को अभी 1 सीट मिला है। इंडिया अलायंस इज एट 38। तो इसी तरीके, हां ठीक है, अगर आप बोले कर्नाटका की बात अगर हम कर ले, कर्नाटका में क्लीन स्वीप बोला गया था, कर्नाटका में क्लीन स्वीप नहीं हुआ है। एनडीए 18, इंडिया अलायंस एट 10। उड़ीसा में ऑब्वियसली एनडीए हैज डन वेरी वेल। उन्होंने सोचा ही था कि भैया एक स्टेट तो हम ये खोल ही लेंगे, और वो खुल गया एक स्टेट इनके लिए। दिल्ली इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भैया दिल्ली में एक्सिस बाय इंडिया ने काम किया। इसका मतलब है दिल्ली में उन्होंने बोला था कि या तो सातों के सातों सीट इंडिया अलायंस के पास जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था प्रदीप गुप्ता जी के एक्सिस बाय इंडिया का, और वो अभी साबित हो रहा है कि सातों के सातों एनडीए के पास है। तो हो सकता है एक्सिस बाय इंडिया ने काम किया हो, अर्बन सेंटर्स में काम किया हो, लेकिन जहां अंदर रूरल एरियाज में घुस के आपको काम करना है, बैकवर्ड एरियाज में काम करना है, वहां तो कंप्लीटली फेल दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ये मैंने आपको कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दिए, लेकिन कुछ लर्निंग्स हैं। मैं जल्दी से आपको 2-4 लर्निंग्स के बारे में बताना चाहता हूं, और उसके बाद तो खैर सीट वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज हॉट सीट्स जो हैं उसके बारे में भी देशभक्त पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं जल्दी से आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने एग्जिट पोल को बिलीव किया है, गलती आपकी है। अगर आपने गोदी मीडिया को बिलीव किया है तो गलती आपकी है। एग्जिट पोल देखिए, इंजॉय करिए, मैच की तरह आईपीएल भी देखते हैं, इंजॉय करिए। हमने भी किया था। यूपी बिगेस्ट शॉक, और यूपी से बहुत सारी लर्निंग्स आएंगी। और यूपी याद रखिए डिसाइड करता है नेशनल डिस्कोर्स। याद रखिए यूपी में अभी असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। अखिलेश यादव एकदम फ्रंट फुटिंग पर है। अखिलेश यादव ने पहले भी काम किया था ऐसा, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को बचाया था स्टेट इलेक्शन में, और अब वो समाजवादी पार्टी को बचा रहे हैं नेशनल लेवल पर भी, कांग्रेस के साथ साठगांठ करके। बहुत बढ़िया अलायंस चला है। अगर ये अलायंस आगे भी चलता रहा तो यूपी में पॉलिटिक्स काफी चेंज हो सकता है। नवीन पटनायक को यह सोचना होगा कि बीजेपी के साथ हाथ मिला के मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। और नवीन पटनायक का एग्जांपल दूसरे एलाइज क्या देखेंगे इस बार, और समझेंगे कि बीजेपी के साथ जिस रीजनल पावर ने हाथ मिलाया उसका हो गया स्वाहा। तो वो देखने वाली बात है। बीजेपी का अगर सोलो परफॉर्मेंस की बात करें, एलाइज का हाथ ज्यादा तगड़ा होगा। तो बहुत लोग अभी त्राही त्राही कर रहे हैं कि अरे विकास कैसे होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैसे होंगे, नरेंद्र मोदी के पास जो एल्बो रूम है वो कहां से आएगा। अगर एल्बो रूम का मतलब है कि आप रात को नोट बंद करवा दो, या एल्बो रूम का मतलब है कि आप जीएसटी बिना प्रिपरेशन लागू करा दो, एल्बो रूम का मतलब है कि आप लॉकडाउन कर दो पूरे देश में सडनली 4 घंटे के नोटिस में, तो ऐसा एल्बो रूम होना ही नहीं चाहिए किसी लीडर के पास। और अच्छा है, थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, थोड़ा सा शायद ह्यूमन राइट्स रहेगा, थोड़ी सी शायद प्रेस फ्रीडम रहेगी, थोड़ा सा शायद हम भी जी लेंगे, थोड़ा सा हम भी बोल लेंगे। तो अगर ऐसा एल्बो रूम ना ही रहे जहां सबको कोनी करके खत्म कर दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल से बेटर है। एक चीज जो सारे एग्जिट पोल ने मिस किया है, और एक वजह इसीलिए है कि एग्जिट पोल गलत है, कि अगर आप पिछड़े सीट्स देखें, एससी सीट्स देखें, तो बहुत भारी मात्रा में यूपीए ने गेन किया है, एनडीए ने लूज किया है। तो ये हर दूसरे दिन जब हम यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर तो खैर ब्लैकआउट हो जाता है, बैन हो जाता है ऐसे वीडियोस, ट्विटर पर हम जब देखते हैं कि दलितों की तरफ किस तरीके की मारपीट होती है और उनके तरफ किस तरीके की बर्बरता होती है, और वही बोला जाता है कि नहीं दलित हमारे भाई हैं, तो वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर किया। और कांग्रेस ने जो इक्वालिटी की बात की, सोशल हार्मनी की जो बात की, जो पिछड़े वर्गों के लिए जो बात की, वो कहीं ना कहीं रेजोनेट किया है, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है। अर्बन का क्या है, अर्बन तो ऐसे में भी सरेंडर करके अपने आप को सरेंडर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अर्बन वोटर से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं हमें। तो सबसे पहली बात जो मैंने बोली और सबसे बड़ी जो लर्निंग है, यूपी इज द स्टेट फॉर द लर्निंग, एग्जिट पोल इज द फिनोमिना। और तीसरी बात कि कहीं ना कहीं यह सिग्नल करता है कि एक लिमिट होता है जहां तक आप धर्म को ले जा सकते हो, उसके बाद आपको डिलीवरी करना होगा। ये जो आप तानाशाही करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो आप मीडिया को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो सोचिए ये जो रिजल्ट है, आज हम जो इस रिजल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एनडीए 295 है, जो कि 352 था, जबकि आपके पास मीडिया है, जबकि मसल है, अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड
बॉन्ड का पैसा है अभी भी कोर्ट दूर रहती है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेती नहीं है, उतना आप जो करना चाहे करती है। इतना सब कुछ होने के बाद, लोगों का माइंड शेयर जीतने के बाद, अर्बन वोटर तो ऐसे में भी त्राही बने, अर्बन वोटर तो ऐसे में भी भक्त बन ही चुका है, लेकिन तब भी इंडिया की सच्चाई यह है कि वो वोट देती है, और वो जब देती है और जब मारती है तब आपको समझ में नहीं आता कि यह मार कहां से आई है। और आज बहुत भक्तगण इसी पेन में है कि यह समझ में नहीं आ रहा ये कहां से हुआ है। यह इसलिए हुआ है कि हमारा देश किसी एक इंसान के इशारे पर इंडेफिनेटली नहीं चलेगा, एक पार्टी के इशारे पर नहीं चलेगा, एक विचारधारा पर नहीं चलेगा। हमारा देश बहुत ज्यादा महान है, बहुत विशाल है, बहुत डाइवर्स है। इसको जैसे ही तुम एक करने की कोशिश करोगे, काउंटर एक्टिव फोर्सेस पैदा होंगे। देशभक्त पर फर्स्ट एपिसोड है ये, अभी बहुत सारा और आकलन बाकी है, बहुत सारा और इंफॉर्मेशन बाकी है। आई होप यू कीप वॉचिंग। हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा दिन है, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। और ये चीज हम बार बार कहते आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे डेमोक्रेसी में बैलेंस होना चाहिए, हमारे डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का स्पेस होना चाहिए और गवर्नमेंट का स्पेस होना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट बट विद अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। और हमारे जैसे लोगों का भी स्पेस होना चाहिए, आपके जैसे सिटीजंस की स्पेस होनी चाहिए कि हम अपनी बात भी आगे रख सके, और वो सुनहरा कल हमें डेफिनेटली दिख रहा है। मोर एपिसोड्स, मोर इंफॉर्मेशन कमिंग अप ऑन देशभक्त। डू कीप वॉचिंग।